हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हुसैन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। आज बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मे भी आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पता हो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप फिर भी और उसका रिविजन कर सकते हो देखने के लिए उन चीज़ों का। और जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से समझना, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। न्यूक्लिक एसिड तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अपलोडेड भी है वो वीडियो पूरा न्यूक्लिक एसिड का। हम लोग कुछ अलग सी बेसिक सी चीज़ें आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास हम लोग एक बायोलॉजी के फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। आज का फैक्ट हमारा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ एन ऑर्गन डैमेज, द बेबी इन हर वोम सेंड अ स्टेम सेल टू हेल्प इन रिपेयरिंग द ऑर्गन। मतलब द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज ट्रूली अमेजिंग। मतलब आप देखो, ये कह रहे हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अगर किसी भी ऑर्गन में कोई डैमेज आता है, सपोज हार्ट अटैक आ गया या समथिंग एल्स, तो जो उसका बेबी जो होता है, जो वॉर्म में होता है, उसकी कोख में जो बेबी पल रहा होता है, वो उसको अपना स्टेम सेल भेजता है। यानी कि मतलब वो बच्चा अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, खुद भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, वो अपनी स्टेम सेल्स अपनी मम्मी को सेंड करता है ताकि जो उसकी मदर है उसका जो ऑर्गन डैमेज हुआ है, जिस पार्ट में अफेक्ट हुआ है, वो ठीक हो जाए। मतलब एक अलग ही बॉन्डिंग होती है उन लोगों में। इसी वजह से जब भी आप लोगों को कभी कोई चोट लगती होगी या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती होगी, आपके मन में सबसे पहले एक ही नाम आता होगा कि मम्मी। या चोट लगती है तो सब लोग मतलब मम्मी ही बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, कोई पापा नहीं बोलता है। तो इसका एक रीज़न आप लोग ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनके बीच में अलग ही लेवल का बॉन्ड होता है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब अलग ही वर्ड्स ही नहीं है ना मेरे पास उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ये ऐसे ही मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो देखो आज के हमारे वीडियो में क्या है। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली डीएनए और आरएनए होता है। अच्छा यार, आप लोगों में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए क्यों होता है हमारी बॉडी में। भाई अभी आप लोग, अगर आपको पता है तो आप लोग बताओ क्यों होता है डीएनए। भाई क्या ज़रूरत है डीएनए की? नहीं होगा तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे क्या? इसका आंसर मुझे कमेंट में दो वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्योंकि अब आगे जो मैं बताऊंगी मे भी आपको पता हो और नहीं पता होगा, तो आप लोग अच्छे से उससे अब क्लियर हो जाओगे, उस चीज़ से अवेयर हो जाओगे। फिर आपको कोई भी कहीं भी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, यू आर एबल टू आंसर दैट। अच्छा, तो न्यूक्लिक एसिड हमारा दो तरह का होता है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उन लोगों को थोड़ा क्या होगा कि एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक होता है और हेरिडिटी होता है। यार देखो, हमारी बॉडी में डीएनए का रोल क्या होता है। भाई अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डीएनए क्यों होता है। अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या हम मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं सर्वाइव, बन ही नहीं पाएंगे, हम पैदा ही नहीं हो पाएंगे। अगर डीएनए नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा तो हम पैदा ही नहीं हो पाएंगे। पैदा ही नहीं हो पाएंगे तो जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिंदा रहने की तो बात ही मत करो जब बन ही नहीं पाएंगे हम लोग। अगर अब जैसे कि जो डीएनए होता है उसका रोल समझो क्या होता है। डीएनए अब जैसे कि मदर वॉर्म में जब बेबी होता है तो अब उस बेबी को कैसे, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि उसके दो ही हाथ होंगे, हाथों में 10 उंगलियां होंगी, 5 इसमें 5 इसमें, ये सब मतलब कैसे पता चलता है? या उसके दो ही आंखें होनी चाहिए, 3 आंखें नहीं होंगी, नाक होनी चाहिए, मुंह होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का मुंह यहाँ पे आ जाए, नाक यहाँ पे आ जाए, ऐसा तो नहीं होता, सबका एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है आखिर? तो ये डीएनए की वजह से होता है। डीएनए में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं हमारी, ठीक है, कि किसके क्या होना है। अब जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, उंगलियां कितनी होती हैं, आंखें कितनी होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी डीएनए में स्टोर्ड होती है। डीएनए ही जो है हम लोग को फॉर्म करता है, एक तरह से कह सकते हो आप लोग, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब जो भी मदर के वॉर्म में जो बेबी होगा, जो कोख में जो बच्चा होगा, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी भाई? अब कोई बाहर से तो लाउड स्पीकर लगा के बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारे 2 हाथ बनेंगे तो तुम अपने 2 हाथ अंदर से बनाओ, ऐसा तो है नहीं ना। वो मदर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है कि ये चीज़ें बननी है और फिर उस तरह से फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो डीएनए का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमें फॉर्म करने में, ठीक है। और आरएनए भी जेनेटिक हो सकता है, वायरसेस वगैरह में हेरिडिटी मतलब जेनेटिक आरएनए हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में आरएनए जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में होता है। इसका जो मेन रोल होता है वो प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए होता है। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि कंफ्यूज होंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, फिर और
क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इन तीनों में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो देखो जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपने देखा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर टाइप का होता है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब ये सपोज कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अगर इसको हम खींच दें, ये जो क्रोमोसोम है हमारा, यहाँ पे अगर इसको खींच दें तो क्या बन जाएगा, इस तरह का एक हेलिकल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डीएनए। क्रोमोसोम के अगर हम इस, मान लो क्रोमोसोम को अगर हम खींच दें, यानी कि उसको और ज़्यादा उसको विजुअलाइज करके, यानी कि उसको और जूम करके देखें, तो जो क्रोमोसोम होगा वो किससे मिलके बना हुआ होगा। कहने का मतलब ये कि जो क्रोमोसोम होगा वो किससे मिलके बना होगा, तो क्रोमोसोम जो है डीएनए से मिलके बना होगा। यानी कि जो डीएनए होगा वो जो है, जब डीएनए जो है एकजुट होकर क्या बनाएगा, यूनाइटेड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। अब अगर हम इस डीएनए को फर्दर स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, जीन बन जाएगा। यानी कि जो जीन होते हैं, जीन मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, और जो डीएनए होता है वो मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। होप सो यहाँ से आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम से फिर फर्दर डीएनए कैसे बनता है, मतलब सॉरी जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और क्रोमोसोम्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और जीन क्या होता है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे का, देखो क्या होती हैं चीज़ें। देखो जो आरएनए, हम लोग अभी थोड़ा सा आरएनए को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि डीएनए तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए जेनेटिक होता है, हेरिडिटी होता है, डीएनए मिलके क्रोमोसोम्स बनाता है, यहाँ पे हमने देखा। अब हम थोड़ा सा आरएनए और प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो आरएनए का ही होगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सी चीज़ें जो आपको यार पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। मैंने सेंट्रल डॉग्मा जब आपको बताया था तो उसमें बताया था कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और वो आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। ये भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आरएनए के जो तीन टाइप के जो आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उनका रोल क्या होता है अलग से आपको ईजी वे में समझाऊंगी पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आरएनए, अभी आरएनए समझो, आरएनए ट्रांसलेट करेगा और क्या बना लेगा, हमारा प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जब सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तो वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है हमारी बॉडी में वही फैट कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा कार्बोहाइड्रेट। और जब इसमें हम नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो वो क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। अच्छा, प्रोटीन क्यों बनता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, क्यों भाई, मतलब क्यों बने प्रोटीन, क्या ज़रूरत है प्रोटीन की, है प्रोटीन नहीं होगा तो क्या हम अपना काम नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रोटीन नहीं होगा तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारी जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एक छोटे बेबी को होती है और बुजुर्ग को होती है, क्योंकि छोटे बेबी को तो भाई अपना तो फॉर्मेशन करना है, छोटा तो नहीं रह जाएगा ना, वो बड़ा होगा तो उसके लिए ग्रोथ होगी उसकी, और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। और जो बूढ़ा होगा उसको क्यों ज़रूरत है प्रोटीन की, क्योंकि उसके जो सेल्स होंगे बॉडी के वो मर रहे होंगे धीरे धीरे। भाई वो बूढ़ा है, मरने की स्टेज पे तो जा ही चुका है ना यार वो, ठीक है। तो उसके जो सेल्स होंगे वो मरने लगेंगे धीरे धीरे। तो उन सेल्स को रिवाइव करने के लिए, मतलब उन सेल्स को जिंदा रखने के लिए कुछ टाइम तक, या उनको मतलब एक तरह से कह सकते हो उन सेल्स को बचाए रखने के लिए जो है प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसको चाहिए होता है, बूढ़ों को और बच्चों को, ये याद रखना, ठीक है। और प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स से बनता है, ठीक है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। और वो एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक, मतलब उसका एक अलग से मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी जितना मैं बोल रही हूँ उतना समझो, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन तो बनता ही बनता है, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिर्फ
अमीनो एसिड को लाने और ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो मेनली जो होता है प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनता है, जिसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जो नॉन एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड्स वो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, और जो 10 एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड्स उनको हम खाने के थ्रू लेते हैं, यानी कि जो भी खाना पीना हम जो खाते हैं उनके थ्रू हम उन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन चाचा हैं हमारे वो 20 टोटल अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, यानी कि जब 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे तब हमारा एक प्रोटीन चाचा बनेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों की कि 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। नाम होते हैं, नाम याद कर सकते हो तो कर लो यार, वरना याद कोई रख नहीं पाता है, इसलिए मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन का फॉर्मेशन 20 अमीनो एसिड्स मिलकर करते हैं। वो कैसे करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए जीन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन कैसे बनता है, ये चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी होप सो। तो अब हम आते हैं हमारे Q&A पे। आज का Q&A है कि डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। मैंने बताया भी आप लोगों को, पूरा पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे पार्ट्स में वीडियोज़ का। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताओ। बिना बताए हिलना मत मेरे चैनल से, वरना फिर पिटाई होगी कायदे से। सो अगर अच्छा लगा आपको ये मेरा बताने का तरीका, इजी वे में समझाने का सब चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। लाइक भले ही मत करो बट प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना अगर इच्छा हो तो तुम लोग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।